चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने देखा था। 9th 10th एंड 11th अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या प्रूव करना है? वेक्टर मेथड से हमें ये दिखाना है कि एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब ये तो वेल नोन प्रॉपर्टी है सर्कल की, जो कि हमें पता है। ठीक है, तो सर्कल जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल के अंदर जो सबटेंड किया हुआ एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए दिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है सर्कल का सेंटर और ये डायमीटर। तो इसको नाम दे देंगे ए बी सी, और कोई भी एक पॉइंट लेंगे सेमी सर्कल में। अब एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या? सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल लिया है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स में से पास हो, है ना। तो इस पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ना है। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर, सो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, अब कहीं पर भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ पर लेना है तो बस यहीं से इस प्रकार से निकाल देना है। तो आपको क्या, यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं डी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है बेटा यहाँ पर कि ये जो एंगल डी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को प्रूव? तो कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब वेक्टर मेथड से करना है प्रूव। तो हमारे पास वेक्टर है ए डी बार। तो इसको डायरेक्शन कुछ इस प्रकार दे देते हैं। तो इसको ये दे देंगे, इसकी ये देंगे। देखो, डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से दे देना, आंसर तो सही आना है। आप कोई भी टाइप का डायरेक्शन दे दो, आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें से आप डायरेक्शन कैसे भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना होगा, ए डी बार और सी डी बार या फिर डी सी बार, जो कहना है कहो, इनका आपको स्केलर प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे। और वो स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर वेक्टर्स नॉन जीरो है तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एंगल 90 डिग्री का दिखाने के लिए हमें शो करना है कि ए डी बार डॉट सी डी बार इज इक्वल टू कितना आता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ए डी बार क्या है? ए डी बार है ए बी बार प्लस बी डी बार। तो ए डी बार की जगह आप ये लिख सकते हो सिंस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर इनटू सी डी बार की जगह क्या लिख सकते हो? तो सी डी बार है सी बी बार प्लस बी डी बार, सी बी बार प्लस बी डी बार। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर का, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। आपने यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। अब बेटा ए बी बार से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी बार इंटू सी बी बार मिलेगा, प्लस ए बी बार इंटू बी डी बार मिल रहा है, प्लस बी डी बार इंटू सी बी बार एंड प्लस बी डी बार इंटू बी डी बार। ठीक है, तो देखो भैया, बी डी बार इंटू बी डी बार तो क्या बनना है? बी डी बार मतलब एक ही वेक्टर है तो कोलिनियर बन गया। तो उसके बीच का एंगल बनेगा जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? बी डी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो चलिए बी डी स्क्वायर लिख देते हैं। अब बी डी इंटू सी बी, बी डी इंटू सी बी को देखिए जरा, बी डी इंटू बी डी डॉट बी डी बार डॉट सी बी बार है। ठीक है, ओके। और हाँ, ये क्या है? ए बी बार डॉट बी डी बार। ठीक है, और ये क्या? ए बी बार एंड सी बी बार। तो हमारे पास ए बी बार है। अब यहां पर देखिए, ये तीनों भी क्या है? ए बी बार, सी बी बार एंड बी डी बार, तीनों का भी मॉड्यूलस सेम है हमारे पास। ठीक है ना। सो आप लोग यहां पर बोल सकते हो वी हैव, इसको हटा दो, वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये तीनों भी वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सेम रहेगा। अब इसमें भी ए बी बार और सी बी बार का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन आपने अपोजिट ले रखा है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? ए बी बार को लिख सकते हो इक्वल टू
माइनस बी सी बार, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। एक सेकेंड, ए बी और सी बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो तो रेडियस है, लेकिन ए बी बार इज इक्वल टू सी बी बार नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हो, माइनस सी बी बार लिखना पड़ेगा। ये सही है, क्योंकि सी बी बार का डायरेक्शन इस साइड में है, ए बी बार का इस साइड में है, तो सी बी बार को अगर आप उल्टा लिखेंगे मतलब वो क्या बन जाएगा, बी सी बार बन जाएगा, तो ए बी बार इज इक्वल टू माइनस सी बी बार। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां पर बी डी बार है, ए बी बार है, यहां पर सी बी बार है, तो आप सी बी बार को या फिर ए बी बार को आप माइनस सी बी बार लिख सकते हो। तो यहां पर अगर आप ए बी बार को माइनस सी बी बार लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, यहां पर ए बी बार इंटू सी बी बार दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी ए बी बार की जगह माइनस सी बी बार रख दीजिए। सो देयर फोर यहां पर रखेंगे माइनस सी बी बार डॉट सी बी बार प्लस ए बी बार की जगह आएगा माइनस सी बी बार इंटू बी डी बार प्लस बी डी बार इंटू सी बी बार एंड प्लस ये बी डी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है और अपोजिट साइन है। अब सी बी बार का क्या मतलब होता है, देखो सी बी बार इंटू सी बी बार एक ही वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन दैट इज सी बी स्क्वायर। लेकिन सी बी और बी डी तो सेम है, मतलब आप सी बी की जगह बी डी लिख सकते हो, सी बी की जगह, ये मैंने क्या लिख दिया, सी डी कहाँ से लाया, सी डी नहीं बी डी, सी बी बी सी की जगह बी डी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बेसिकली मिलेगा माइनस सी बी स्क्वायर और ये बचा हुआ प्लस बी डी स्क्वायर, लेकिन सी बी एंड बी डी सेम ही है, तो सी बी की जगह आप बी डी स्क्वायर लिखिए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, तो बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बन जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है 0, और ये दो जो वेक्टर्स है वो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ये क्लियर है। सो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जब आंसर फाइनल लिखेंगे, जब बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो हियर ए बी बार डॉट सी डी बार इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है, दैट एंगल बिटवीन ए बी बार एंड सी डी बार इज ऑफ 90 डिग्री। अब ये आप क्यों दावे के साथ कह सकते हो, यहां पर रीजन लिखना है, सिंस ए बी बार एंड सी डी बार आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये जीरो है, या फिर ये जीरो वेक्टर है, या फिर इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है। तो पहली दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं आती, ये हम लोग मेंशन करेंगे, इसलिए हमने सीधा थर्ड प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है, थर्ड केस आती है, ये बताया है, तो ये बोर्ड के अंदर बताना जरूरी होता है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जो हमने वेक्टर मेथड से इसको प्रूव किया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स। चलिए कोई एक वेक्टर है जिसको डायरेक्शन एंगल्स है, अब वेक्टर को डायरेक्शन एंगल है, इसका मतलब समझ लेना कि वेक्टर जिस भी लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर है उस लाइन के डायरेक्शन एंगल्स की बात हो रही है। तो अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल, तो मतलब आपको गैमा फाइंड आउट करना है। तो इन जनरल हम लोग अल्फा बीटा गैमा की नोटेशन देते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो सिंपल है, हमने एक थियरम देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन देखा था। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। आप कहेंगे यार ये कहाँ से लाया, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 देखा था ना, तो एल क्या होता है कॉस अल्फा, एम क्या है कॉस बीटा, एन क्या है कॉस गैमा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये। तो अब हमारे पास अल्फा और बीटा का तो वैल्यू है, तो इसके अंदर रख दीजिए। सो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो तीन एंगल, आपको कोई भी दो एंगल दिए है तो जरूरी नहीं कि आप अल्फा और बीटा ही ये एंगल ले लो, कोई भी दो ले लो, अल्फा बीटा गैमा में से किसी को भी आप दो एंगल कंसिडर कर सकते हो, तीसरा आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। सो 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ऊपर और नीचे दो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4। सो आपको कॉस स्क्वायर गैमा मिलेगा 1 - 3/4, ठीक है।
सो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड दैट इज कॉस गैमा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो कॉस गैमा का वैल्यू आपको मिल रहा है 1/2 और कॉस गैमा का वैल्यू आपको मिल रहा है -1/2। तो कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो कॉस गैमा इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इस माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हो आप? कॉस ऑफ पाई माइनस 60 लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज 180 माइनस 60, तो ये बन जाएगा कॉस 120। मतलब बेटा आपके गैमा का वैल्यू आएगा या तो 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। ठीक है, दोनों भी वैल्यूज आपको लिखनी होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया है? इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90, 135, 45 विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो ये तो सिंपल है, कोई एक लाइन है जो ये एंगल्स बना रही है विद एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 135 डिग्री एंड गैमा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन, मतलब आपको निकालना है कॉस अल्फा दैट इज कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू तो 0 होता है, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन तो 0 आएगा। फिर कॉस बीटा निकालना है, मतलब कॉस 135 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस 45, है ना। 180 में से 45 जाएंगे तो 135 बचेंगे ना जी। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई है तो रेशो चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉस 45, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आएगा -1/√2। फिर कॉस गैमा मतलब कॉस 45, तो वैल्यू आएगा 1/√2। देयरफॉर डी सी एस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन क्या रहेंगे? 0, -1/√2, 1/√2। देखिए सीक्वेंस से लिखना बहुत जरूरी है, मतलब सीक्वेंस से लिखना मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा ऐसे। ठीक है, कोई ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी मतलब रिस्पेक्टिवली लिख रहे हो तो सीक्वेंस से आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। गुड बाय।